हेलो बच्चों, आज मैं आपको लाइफ प्रोसेस का सेकेंड पार्ट्स रिस्पिरेशन में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो हम देखेंगे रिस्पिरेशन क्या होता है। सो रिस्पिरेशन मीन्स टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड लिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। यहाँ रिस्पिरेशन मतलब क्या होता है? Respiration means breaking down of food molecule in presence of oxygen is called respiration and it take place in cell. Respiration कहाँ होता है? पहले हम जानते थे कि respiration मतलब lungs में, यहाँ नहीं। This is called cellular respiration means respiration कहाँ होता है? Each and every living cell. Respiration take place in each and every living cell. So respiration क्या है? Respiration is a process in which food particle is broken down in cellular level, that is called respiration. मैं यहाँ notes भी लिख दिया हूँ। यहाँ देखो, respiration is the process by which food taken through nutrition gets oxidized and release energy for performing various activity. न्यूट्रिएंट्स में हमने पढ़ के आया है कि वाई वी आर टेकिंग फूड। हम फूड क्यों लेते हैं? टू गेट द एनर्जी। हमें फूड खाने की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? बाकी सब प्रोसेस हमारे बॉडी में जो लाइफ प्रोसेस होता है, जैसे डाइजेशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया और बहुत से प्रोसेस जो भी होते हैं, उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और उसी लिए हम फूड खाते हैं। तो जो भी हम खाएंगे डाइजेशन होने के बाद हमारे सेल में चल जाता है एंड जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं हमारे लंग्स में जाता है, उस ऑक्सीजन को आरबीसी रेड ब्लड सेल्स ले करके वो सेल तक पहुंचा देता है। तो एवरी सेल में फूड और ऑक्सीजन होता है और वहाँ क्या होता है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फूड मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन टू लिबरेट द एनर्जी। जब फूड मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ओके, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा और उस एनर्जी से हम अलग अलग कार्य करेंगे, अलग अलग वर्क होगा। सो दिस इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। सो इसको हम ये भी बोलते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। क्यों सेलुलर रिस्पिरेशन? बिकॉज दिस रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन ईच एंड एवरी सेल। अभी यहाँ देखेंगे, फूड इज ऑक्सीडाइज। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन किसी चीज़ में मिलेगा तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सो यहाँ क्या हो रहा? जो फूड मॉलिक्यूल्स है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा। सो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा, क्योंकि जो हमने खाना खाया है डाइजेशन होने के बाद उसमें ऑक्सीजन मिल रहा। सो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। सो यहाँ देखो, फूड इज ऑक्सीडाइज। Food is oxidized at cellular level in presence of enzymes and optimum temperature. Enzymes कुछ लिक्विड जैसे होते हैं। It help in respiration. It help in respiration and optimum temperature लिखा है बच्चों। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? एक खास टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पे रिस्पिरेशन अच्छा होगा। क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब भी रेट ऑफ रिस्पिरेशन कम हो जाएगा और टेम्परेचर कम है तब भी रेट ऑफ रिस्पिरेशन कम हो। 30 to 40 डिग्री के बीच में रिस्पिरेशन अच्छा होता है। सो दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो इसमें क्या होता है? जो हमने फूड खाया है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फूड प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। रिस्पिरेशन में क्या होता है? हमारा क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। व्हेन वी आर टेकिंग ऑक्सीजन लिविंग कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम देखेंगे तो हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ रहे, हमारे श्वसन से हमारे जो गैसेस आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के संग कुछ वाटर पार्टिकल्स भी आ रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे? एनर्जी। सो दिस इज रिस्पिरेशन। एक बार फिर से देखो, respiration is a process in which food molecule is broken down in presence of oxygen at cellular level and it produces carbon dioxide, water and energy. And why energy required? Already we know. Now respiration is divided into two type. रिस्पिरेशन को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक को बोलेंगे एरोबिक रिस्पिरेशन, एक को बोलेंगे एनारोबिक। बच्चों बहुत सिंपल है। एरोबिक मतलब जहां ऑक्सीजन की जरूरत
होगी या जो रिस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा उसको एरोबिक रिस्पिरेशन बोलेंगे। और कुछ रिस्पिरेशन ऐसा भी होते हैं जहां ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, विदाउट ऑक्सीजन होता है, उसको हम बोलेंगे एनारोबिक। तो बस आप इतना याद रखना, एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन चाहिए और एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। फिर एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है, वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आपने सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है उस माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है। तो यहाँ देखेंगे इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, it take place in presence of oxygen or it take place in mitochondria. Sometimes they are asking question where this aerobic respiration take place, where anaerobic respiration take place. तो आपको याद रखना पड़ेगा एरोबिक रिस्पिरेशन हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। कहाँ, यहाँ देखो माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी एंड 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। एनर्जी कितना प्रोड्यूस होता है, 38 मॉलिक्यूल। यहाँ पे हम देखेंगे 2 मॉलिक्यूल होता है। सो एरोबिक रिस्पिरेशन में एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है बच्चों, 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। एटीपी मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यहाँ देखेंगे इट टेक प्लेस इन, अब एरोबिक रिस्पिरेशन के किस में होता है, सभी हायर प्लांट और एनिमल्स में एरोबिक रिस्पिरेशन है। हायर मीन्स बिगर, ओके, मोर देन यूनिसेलुलर। अब यहाँ देखो एनारोबिक, जस्ट हमने बताया एनारोबिक रिस्पिरेशन मीन ए रिस्पिरेशन व्हिच टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ए रिस्पिरेशन व्हिच टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पिरेशन, ओके। इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। यहाँ देखो बच्चों ये कहाँ होता था, माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहाँ ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म से स्टार्ट होगा लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में फिनिश होगा। बट एनारोबिक रिस्पिरेशन कहाँ होगा, पूरा का पूरा हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। और इसका एंड प्रोडक्ट्स आप तो पक्का याद रखोगे, कभी भी बिट्स में 1 मार्क 2 मार्क में पूछ सकता है। एंड प्रोडक्ट्स क्या है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। इसमें भी देखो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होता है, सिर्फ इसमें वाटर होता था, इसमें वाटर नहीं है। तो इसमें वाटर के जगह क्या होगा, इथेनॉल है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड एनर्जी। यहाँ देखो बच्चों 2 एटीपी मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस, 2 एटीपी, और यहाँ कहाँ 38 मॉलिक्यूल। सो हम बोलेंगे एनारोबिक रिस्पिरेशन में जो एनर्जी है कम प्रोड्यूस होता है, बहुत कम। जैसे कि आपको मालूम है ये एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है किसमें, लोअर एनिमल्स मीन्स यूनिसेलुलर एनिमल्स में बोलेंगे, या हमारे मसल्स वगैरह में होता है। सो 2 एटीपी मतलब बहुत कम प्रोड्यूस होता है। एंड नेक्स्ट इट इज आल्सो नोन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जैसे ईस्ट का, या हम इडली डोसा बनाते हैं, या शुगर इंडस्ट्री में भी किसी चीज़ को हम फर्मेंटेट करते हैं। सो यू नो ईस्ट इज यूज फॉर फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन अगर कभी बच्चों पूछेगा फर्मेंटेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन, तो ये दोनों एक ही है, फर्मेंटेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन, उसी को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। इट टेक प्लेस इन लोअर प्लांट एंड एनिमल। देखो ये किस में होते थे, हायर प्लांट एंड एनिमल में होते थे, और ये होता है लोअर प्लांट एंड एनिमल। एग्जाम्पल में यहाँ ईस्ट हो गया एंड मसल सेल्स हो गए, इसमें सभी प्लांट एंड एनिमल। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ रिस्पिरेशन। जो रिस्पिरेशन होता है we divide into 2 type, external respiration and internal respiration. So respiration is of 2 type, external and internal. external में क्या होता है, पहला देखो breathing। breathing मतलब क्या होता है, taking in oxygen and leaving out carbon dioxide। breathing क्या होता है, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथिंग बोलेंगे। और नेक्स्ट क्या होगा, जब ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाएगा, लंग्स में छोटे छोटे चैम्बर होते हैं, उसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, एल्वियोलाई, उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, हमारे लंग्स में जा रहा है, और लंग्स में छोटे छोटे बैलून जैसे एल्वियोलाई है। तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वो वहाँ जो ब्लड है, रेड ब्लड से, वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और पूरे बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आए उसको छोड़ देंगे। मतलब ऑक्सीजन ले लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे। फिर हमारा लंग्स जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रहा है, एल्वियोलाई में, याद है ना, लंग्स का यूनिट होता है एल्वियोलाई। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन एल्वियोलाई, ओके।
यहाँ देखो लिखा हुआ भी है, इट इन्वॉल्व्स डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम लंग्स टू ब्लड। लंग्स से कहाँ चला जाएगा ऑक्सीजन, ब्लड में चल जाएगा। और डिफ्यूजन में नेक्स्ट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो पूरे बॉडी से लेके आया है ब्लड, सो ब्लड से वो क्या करेगा, लंग्स में डाल देगा। सो दिस इज कॉल्ड दिस प्रोसेस इज टेक प्लेस थ्रू द डिफ्यूजन मेथड। नेक्स्ट इज इंटरनल रिस्पिरेशन। इंटरनल रिस्पिरेशन सी इट रेफर्स टू द गैसियस एक्सचेंज। इंटरनल रिस्पिरेशन में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। यहाँ देखो लिखा हुआ है बिटवीन आर्टेरियल ब्लड्स एंड द बॉडी सेल। जो आर्टरी में ब्लड है और बॉडी सेल, उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। सो दैट इज कॉल्ड इंटरनल रिस्पिरेशन। तो ये बच्चों इसको आप नोट कर लें। एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज कॉल्ड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज आल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी, जो हम खाते हैं डाइजेशन होने के बाद जो एनर्जी बनता है वो एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है। जैसे आपको मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट्स में कैसे होता है, जैसे हमारे बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम नोज से करते हैं, तो प्लांट में कैसे होता है। यहाँ देखेंगे पहले लीफ, पहला क्या है, लीफ। लीफ में अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस है उसमें छोटे छोटे पोर्स मतलब होल होते हैं, और उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, स्टोमेटा। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। जैसे हमारे बॉडी में नोज से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वैसे पत्तों में क्या होता है, अंडर सरफेस, नीचे सरफेस में स्मॉल स्मॉल होल होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो अगर कभी पूछेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट्स में कैसे होते हैं, लीफ में कैसे होते हैं, तो थ्रू द स्टोमेटा। कैसे होते हैं, थ्रू द स्टोमेटा। यहाँ नेक्स्ट रूट में, रूट मिट्टी के अंदर होता है, रूट में वेरी फाइन स्ट्रक्चर होते हैं, उसको बोलते हैं रूट हेयर। तो बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ दिस सॉइल के पार्टिकल के बीच में क्या होते हैं, ऑक्सीजन रहता है। ओके, ऑक्सीजन। सो वो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो करके थ्रू द रूट हेयर, रूट में चले जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे रूट में कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, थ्रू द डिफ्यूजन। कैसे होता है, जब रूट जमीन के अंदर होता है तो जो सॉइल पार्टिकल है उसके बीच में गैप होता है, वहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो वो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो करके रूट में चल जाते हैं, और रूट से वाटर और ऑक्सीजन थ्रू द जाइलम वेसल कहाँ चल जाएंगे, लीफ में, लीफ तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट स्टेम में जो हार्ड स्टेम होते हैं, ओल्ड स्टेम होते हैं और वेरी हार्ड स्टेम, उसमें भी वेरी स्मॉल स्मॉल होल होते हैं बच्चों, उसको याद रखने की ज़रूरत है। उसको हम बोलते हैं लेंटिकल्स। इसको क्या बोलेंगे, लेंटिकल्स। सो इन स्टेम अगर पूछेगा स्टेम में कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, तो स्टेम में भी वेरी स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, उसको लेंटिकल्स बोलते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ लेंटिकल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। ऑक्सीजन अंदर चल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा। तो ये तो हमने देखा एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। लीफ में क्या होता है, स्टोमेटा से, और रूट्स में क्या होता है, डिफ्यूजन मेथड से। यहाँ देखो डिफ्यूजन मेथड से होता है, और जो स्टेम होता है उसमें लेंटिकल्स स्मॉल स्मॉल होल होते हैं। नेक्स्ट रिस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ देखेंगे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है बच्चों, जो पानी में रहते हैं उसको हम एक्वेटिक बोलेंगे, एक्वेटिक। सो द एनिमल विच इज प्रेजेंट इन वाटर दे आर कॉल्ड द एक्वेटिक एनिमल्स, एंड द प्लांट्स विच इज प्रेजेंट इन वाटर दैट इज कॉल्ड द एक्वेटिक प्लांट। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कैसे सांस लेते हैं। सी जो पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है उसकी मात्रा कम होती है, पानी में जो ऑक्सीजन घुला है उसकी मात्रा कम होती है कंपेयर टू दिस एयर। एयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, 21% है, लेकिन वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसकी परसेंटेज कम है। तो इसीलिए जो भी एक्वेटिक एनिमल होगा या फिश वगैरह है तो वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें कम है। या हमें भी अगर ऑक्सीजन कम मिले तो हम भी जल्दी जल्दी सांस लेने लगेंगे ना। तो वैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा पानी में कम होने के कारण फिशेस क्या बहुत जल्दी जल्दी, आपने एक्वेरियम में देखा हुआ कंटिन्यू मुंह चलाती है, यहाँ से मुंह से पानी लेती है और यहाँ गलफर से बाहर निकल जाता है। सो बहुत जल्दी जल्दी, हम थोड़ा रुक के लेते हैं लेकिन वो बहुत जल्दी जल्दी। तो आई थिंक आपको समझ में होगा क्यों, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है कंपेयर टू द एयर। दैट्स व्हाई द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज वेरी फास्ट इन एक्वेटिक
एनिमल्स। ओके, अब हम यहाँ चलते हैं इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में जो हमारे सिलेबस में है ह्यूमन रिस्पिरेशन, क्या करेंगे, ह्यूमन रिस्पिरेशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। पहले ये ऑर्डर में एक लाइन से, जैसे ये नॉस्ट्रिल हो गया बच्चों, आप याद रखना, ये ऑर्डर याद रखना आप। नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियल्स एंड एल्वियोलाई, इसी ऑर्डर में मैं बताऊंगा। अगर आ गया राइट द रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, तो क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल क्या होता है, जो हमारे होल होता है, दिस इज कॉल्ड द नॉस्ट्रिल। जब हम सांस लेंगे तो पहले एयर कहाँ एंटर होगा, हमारे नॉस्ट्रिल में एंटर होगा। देखो, एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल। और नॉस्ट्रिल में, नाक में क्या होता है, फाइन, वेरी फाइन हेयर होते हैं। नाक में क्या होता है, हेयर होते हैं। और नाक का जो वाल होता है, इनसाइड द वाल चिपचिपा सब्सटेंस बनता है, दैट इज कॉल्ड द म्यूकोसा। म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। एक्चुअली नाक में क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। तब जब हम सांस लेते हैं तो क्या डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आते हैं, कुछ जर्म्स वगैरह आएंगे, तो ये जो हमारा जो हेयर है नोज में, ये फिल्टर का काम करता है। ये क्या करता है, उन लोग को फिल्टर कर देता है, मतलब रोक देता है लंग्स में जाने के लिए। उसके बाद जो हमारा नाक का अंदर चिपचिपा मटेरियल्स है, म्यूकोसा, वो क्या करेगा, जब एयर आएगा और डस्ट पार्टिकल आएंगे तो डस्ट पार्टिकल उसके वाल से चिपक जाएंगे, डस्ट पार्टिकल उसके वाल से चिपक जाएंगे और यहीं रुक जाएगा। और एक और काम होता है, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून में जब गर्मी का दिन होता है, एयर इज वेरी हॉट, बहुत गर्म हवा होता है। तो अगर हम सांस ले रहे हैं, गर्म हवा जाएगा तो हमारे लंग्स को इफेक्ट करेगा, ओके, उसको ड्राई कर देगा। या ड्राई ईयर जब अगर जाएगा तो हमारे लंग्स को भी ड्राई करेगा। इसीलिए जब ईयर जाएगा तो दीवार से, उसके दीवार से ऐसे रगड़ करके जाएगा, ओके। घिस करके जाने से क्या होगा, दीवार गीला है, चिपचिपा है, तो एयर भी, जो एयर है वो भी क्या होगा, उसमें भी वाटर पार्टिकल्स स्टिक हो जाएंगे और हम बोल सकते हैं वो ह्यूमिडिफाई हो जाएगा। ह्यूमिडिफाई मीन्स एडिशन ऑफ वाटर पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो वाटर पार्टिकल ऐड हो जाएंगे तो हमारा जो एयर है वो क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा, ओके, ड्राई नहीं रहेगा, तो हमारे लंग्स को उतना इफेक्ट नहीं करेगा। तो बच्चे याद रखना कि नोज में हेयर होते हैं, फिल्टर का काम करते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन का दो काम है, जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आ गया उसके वाल से चिपक जाएगा, और जो गर्म एयर है या ड्राई एयर है उसको ह्यूमिडिफाई कर देगा, उसको क्या करेगा, गीला हो जाएगा, देन इट विल गो इनटू द लंग्स। तो यहाँ देखेंगे, पहले याद रखना आप इसी ऑर्डर में, ऑर्डर तो आपको याद करना ही पड़ेगा। पहले क्या होता है, नॉस्ट्रिल, एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल, फाइन हेयर्स आर प्रेजेंट इन नॉस्ट्रिल्स एंड म्यूकस व्हिच हेल्प इन फिल्टर द एयर एंटरिंग थ्रू इट। और म्यूकस क्या करेगा, एयर को फिल्टर कर देगा। जो नॉस्ट्रिल से एयर कहाँ जाएगा, नेजल पैसेज, ये लंबा जो ट्यूब है उसको हम नेजल पैसेज बोलेंगे। एयर एंटरिंग द नॉस्ट्रिल लीड्स टू द नेजल पैसेज। याद रखना, नॉस्ट्रिल से कहाँ जाएगा, नेजल पैसेज में जाएगा। इट ह्यूमिडिफाइड, वहाँ क्या होगा, एयर गीला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन है, वाल उसका गीला है, तो it is humidified. Humidified means, you know, humidity, percentage of water in air is called the humidity. Percentage of water in air is called a humidity. So यहाँ nasal passage में क्या होगा, जो हमारा ड्राई एयर है वो भी ह्यूमिडिफाई हो जाएगा, मतलब गीला हो जाएगा। अब देखो नेजल पैसेज में आ गया तो उसके बाद आ जाएगा फेरेंक्स में। फेरेंक्स क्या होता है, यहाँ देखो, नेजल चैम्बर ओपन इनटू द फेरेंक्स। सी अगेन, दिस इज द ट्रैकिया, और इसी को हम विंड पाइप बोलते हैं। ट्रैकिया इज ए वेरी लॉन्ग, ये हमारे यहाँ से लेके पूरा ट्रैकिया है। एंड ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, दैट इज कॉल्ड द ब्रोंकी। और ब्रोंकी दो लंग्स में एंटर करते हैं, और फिर ब्रोंकी फिर छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल। और ईच ब्रोंक्यूल्स जाके एंड होगा एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई is the structural and functional unit of lungs. यहाँ exchange of gases होते हैं, यहाँ exchange of gases take place in alveoli। तो आप याद रखना बच्चे, यहाँ exchange of gases होते हैं, they will take oxygen and leave out carbon dioxide। यहाँ जो ऑक्सीजन आया है, एयर आया है एल्वियोलाई में, आरबीसी रेड ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो जो कलेक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड पूरे बॉडी से लेके आया है वो एल्वियोलाई में छोड़ देगा।
अब ये एल्वियोलाई या लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या हो गया, ये वाला एयर जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, एयर फ्रॉम द एल्वियोलाई रीचेस टू द ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल से ब्रोंकी में जाएगा, ब्रोंकी से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से लैरिंग्स, फिर फेरिंग्स और नेजल ये पैसे से होते हुए ये हमारा नोस्ट्रिल से बाहर आ जाएगा। ये देखो ये ऐसे आया था यहाँ से ट्रैकिया से, फिर ब्रोंकी में आया था, ब्रोंकी से ब्रोंक्यूल्स में, और फिर एल्वियोलाई में आया, और इसके बाद जब एक्सचेंज हो जाएगा तो फिर ये जो ईयर है फिर सीधा ऐसे मीन्स फ्रॉम बैक टू टॉप, यहाँ नीचे से ऊपर जाएगा, एल्वियोलाई से, एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेज, देन ब्रोंक्यूल्स में जाएगा वो गैसेज, फिर ऐसे करके वापस जाएगा। तो इसको, इस ऑर्डर को बच्चों याद रखना, और ये सभी जितने भी बिट्स है, लैरिंक्स क्या है, ट्रैकिया है, ब्रोंकी क्या है, ब्रोंक्यूल, ये जो टर्म्स है आपको याद होना चाहिए। तो अगर एक नंबर का, 2 नंबर का कोई भी पूछता है तो आपको ये लिखना, अगर लिखेगा इफ दे विल आस्क हाउ रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बीइंग, सो ये पूरे मेथड को आपको लिखना पड़ेगा। एंड याद रखना बच्चों, इसको ऑर्डर में लिखना, एक भी ऑर्डर इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो आप 2-4 बार इसको लिख करके प्रैक्टिस कर लेना। ओके बच्चों, देखेंगे रिस्पिरेशन में नेक्स्ट क्या होता है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। जैसे हम जानते हैं और सभी सिगरेट के डब्बे में कहीं भी लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस। क्यों होता है? बिकॉज लंग्स कैंसर इज वन ऑफ द कॉजेस फॉर डेथ इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग कैंसर से मरते हैं, वो भी लंग्स के कैंसर से। क्यों मरते हैं? द अपर पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी ट्रैक, हमारा जो अपर पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक है, इसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज कॉल्ड द सीलिया। और सीलिया का काम क्या है? देखो, ये जर्म्स से, डस्ट से, हार्मफुल पार्टिकल से को अंदर जाने से रोकता है। सीलिया प्रिवेंट ओके और नॉट अलाउड टू जर्म्स, डस्ट एंड हार्मफुल पार्टिकल्स टू इंटर इनटू द लंग। लेकिन जो पर्सन, जो लोग सिगरेट पीते हैं, तो जो स्मोक्स होता है, सिगरेट की स्मोक्स होता है, वो सीलिया को डैमेज कर देता है, सीलिया को डैमेज कर देता है। तो अभी हमें समझ में आ गया कि क्यों इंजूरियस है, क्योंकि जो स्मोक जाता है हमारे जो ट्रैकिया में जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको डैमेज करता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर अभी हमने बताया था सीलिया, वो क्या करता है? डस्ट को फिल्टर कर देता है, बैक्टीरिया को अलाउ नहीं करता है, और बाकी भी हार्मफुल जो पार्टिकल है उसको रोक देता है, जर्म्स वगैरह सभी को रोक देता है। इस तरह वो हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन जब हम सिगरेट पियेंगे तो क्या होगा? ड्यू टू द स्मोक ऑफ सिगरेट या सिगार जो भी होगा, वो सीलिया डैमेज हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। सो प्रोटेक्टिव लेयर ख़त्म हो जाएगा, तो आराम से हमारे बॉडी में, हमारे लंग्स में वायरस, बैक्टीरिया जो भी या डिजीज कॉजिंग जर्म्स जा सकते हैं, डस्ट पार्टिकल जा सकते हैं, क्योंकि रोकने वाला तो वहाँ है नहीं, और ज़्यादा चांसेस होंगे अलग अलग बीमारी होने के यहाँ। और मेन उसमें क्या है? लंग्स कैंसर होता है। नेक्स्ट, यूजिंग टोबैको। टोबैको क्या होता है? तंबाकू। तंबाकू हम बहुत तरह से यूज़ करते हैं, बीड़ी में, सिगरेट में, खैनी में, टोबैको में, तो ये सभी चीज़ में। तो टोबैको भी एक कार्सिनोजेनिक एजेंट है। कार्सिनोजेनिक एजेंट मतलब जो कैंसर प्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कार्सिनोजेनिक एजेंट। यहाँ देखो, यूजिंग टोबैको, जो भी लोग टोबैको यूज़ करते हैं सावधान हो जाएं। यूजिंग टोबैको डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट, टोबैको आप डायरेक्ट बीड़ी के रूप में, सिगरेट के रूप में, खैनी के रूप में, ये गुटखा के रूप में, हुक्का के रूप में, आप कैसे भी लेंगे तो वो हार्मफुल है, दैट इज़ अ हार्मफुल। टोबैको कैसे भी लेंगे, या धुआं के रूप में लें या खाने के रूप में। आपने देखा होगा कि जो गुटखा का पैकेट है, उसमें गुटखा में तो हम आग नहीं जलाते, ऐसे खाते हैं, और उसमें देखा होगा आपने कैंसर का ये पिक्चर बनाया हुआ है, मतलब पब्लिक को सावधान करने के लिए। यहाँ देखो, सिगार हो सकता है, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा, ये सभी हार्मफुल है। वाई? बिकॉज इसमें क्या होता है? टोबैको होता है, तंबाकू होता है, एंड तंबाकू हेल्थ के लिए बहुत ही खराब होता है। यूज ऑफ टोबैको मस्ट कॉमनली अफेक्ट द जो यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर क्या होता है? पहले हम माउथ से खाएंगे तो हमारा टंग में या माउथ में कैंसर होगा, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर को डैमेज कर देता है। और माउथ में, टंग में जो कैंसर होता है उसको हम ओरल कैंसर बोलते हैं। तो इंडिया में और बाकी अलग अलग देशों में भी ओरल कैंसर भी बहुत ज़्यादा है बच्चों। ओरल मतलब माउथ होता है, एंड कैंसर मीन्स कैंसर, माउथ का कैंसर, दैट इज कॉल्ड द ओरल कैंसर। तो यहाँ देखो, सिगार हो गया, सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, हुक्का हो गया, गुटखा हो गया, कुछ भी हो गया, इज हार्मफुल। यूज ऑफ टोबैको मस्ट कॉमनली अफेक्ट द, और जो यूज़ करते हैं
टोबैको को तो यहाँ देखो हमने टिक कर दिया, टंग हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट और लिवर, इसको वो डैमेज करता है। ओके, नेक्स्ट सी स्मोकलेस टोबैको, जरूरी नहीं कि वो धुआं जैसे सिगरेट, बीड़ी, सिगार जैसे धुआं वाला, बिना धुआं वाला भी अगर हम प्रोडक्ट खाते हैं टोबैको का तो वो भी उतना ही हार्मफुल है। यहाँ देखो स्मोकलेस मतलब जिसमें धुआं नहीं होता, ऐसे खाते जैसे गुटखा वगैरह खाते हैं ना, पान खाते हैं, पान मसाला खाते हैं। स्मोकलेस टोबैको इज आल्सो ए मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक। स्मोकलेस बिना धुआं वाला भी खाने से हमें क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक्स आ सकता है, पल्मोनरी डिजीज, पल्मोनरी डिजीज मीन्स लंग का डिजीज बोलते हैं। ओके, पल्मोनरी मीन्स लंग्स होता है डिजीज, एंड सेवरल फॉर्म्स ऑफ कैंसर, और बहुत तरह के कैंसर ये लेके आता है। तो देयर इज ए हाई इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर, और जो भी टोबैको यूज़ करते हैं उसमें ओरल कैंसर मतलब माउथ का कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों इससे सावधान रहना है हमें अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर में। कभी भी इसका गलती से भी आप यूज़ नहीं करें, और कोशिश करें कि और कोई लोग भी इसे नहीं यूज़ करें, तो अच्छी बात है, हेल्थ अच्छा रहेगा। अब हम देखेंगे रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग एनिमल के रिस्पायरेटरी ऑर्गन भी अलग अलग होते हैं। जैसे डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वे, डिफरेंट एनिमल्स देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज आल्सो डिफरेंट। तो यहाँ पूछ सकता है कि कुछ दे विल गिव द नेम ऑफ सम एनिमल, और पूछेगा उसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है। तो बच्चों इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप याद रखिएगा, और बहुत आपको याद भी होगा। यहाँ देखो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल, ये एनिमल है, ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम में क्या होता है, यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं, उनके बॉडी में रिस्पिरेशन होता है वो डिफ्यूजन मेथड से होता है। दे आर लिविंग इन वाटर और नियर द वाटर, एंड दे लीव देयर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर एंड दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। तो उसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, या इसको हम डिफ्यूजन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मेथड से। नेक्स्ट आर्थवर्म और लीच, आर्थवर्म और लीच में क्या होता है, स्किन होता है, अगर और दैट इज मॉइस्ट स्किन, गीला स्किन। अगर आर्थवर्म और लीच के स्किन ड्राई हो जाएंगे तो मर जाएंगे, तो मॉइस्ट स्किन, इसीलिए उसको यहाँ क्या लिखा गया है, हमें स्किन लिखा, मतलब मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट गीला होना चाहिए। अगर आर्थवर्म या लीच का बॉडी ड्राई हो जाता है तो वो मर जाएंगे। नेक्स्ट फिश में, प्रॉन में, टैडपोल में, ये तो मालूम है एक्वेटिक एनिमल में है, तो इसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या हो जाएगा, गिल्स हो गया, ग्रास ऊपर हो गया, मॉस्किटो हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, बटरफ्लाई हो गया, कॉकरोच हो गया, ड्रैगन फ्लाई हो गया, कोई भी जो फ्लाई होते हैं। और वी कैन से द इंसेक्ट, क्या बोलते हैं, इंसेक्ट, जैसे कॉकरोच वगैरह, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, दीज आर ऑल इंसेक्ट। तो जो इंसेक्ट होते हैं उनका रिस्पायरेटरी ऑर्गन स्पायरिकल होता है, याद रखना। तो ग्रास ऊपर, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, कॉकरोच, दिस ऑल देयर रिस्पायरेटरी ऑर्गन इज स्पायरिकल। स्पायरिकल क्या होता है बच्चों, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत से फाइन ट्यूब होते हैं, और थ्रू द टाइम दिस ट्यूब एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। नेक्स्ट लास्ट वन इज फिफ्थ वन, बर्ड्स हो गए, हायर एनिमल्स, बर्ड्स, लीजर्ड्स एंड ऑल द टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल क्या होता है बच्चों, जो ग्राउंड में रहते हैं। तो बर्ड्स, लीजर्ड, बर्ड में सभी चिड़िया आ गई, लीजर्ड मीन्स जो रेंग के चलते हैं, ओके, या इस टाइप के, और टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड वाले एनिमल। ये जितने भी होते हैं इनका रिस्पायरेटरी ऑर्गन लंग्स होगा। इस टेबल को भी आप याद करना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन हमने एरोबिक रिस्पिरेशन, एनारोबिक रिस्पिरेशन बताया था। टू टाइप ऑफ रिस्पिरेशन इज देयर, एरोबिक एंड एनारोबिक। और एनारोबिक को ही हमने क्या बोला, एनारोबिक रिस्पिरेशन और फर्मेंटेशन ये लगभग सेम ही है। यहाँ देखेंगे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन मतलब एल्कोहल कैसे बनता है, शराब कैसे बनता है, इनकम्प्लीट ब्रेकिंग डाउन ऑफ शुगर इनटू एथेनॉल। हमने देखा था एनारोबिक रिस्पिरेशन में क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल बनता था, मीन्स ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। सो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए क्या चाहिए, इनकम्प्लीट ब्रेकिंग डाउन ऑफ शुगर इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और उसमें क्या बन रहा था, इथेनॉल बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, एंड 2 ATP एनर्जी भी बन रहा था। ओके, तो यहाँ देखोगे ग्लूकोज जो शुगर है, ओके, यहाँ ऑक्सीजन हमने ऐड नहीं किया, वाई, बिकॉज दिस टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, यहाँ
6 कार्बन होते हैं, ये 6 कार्बन ब्रेक होके होगा 3 कार्बन, जिसको हम बोलेंगे पायरुवेट और प्लस एनर्जी। अब ये 3 पायरुवेट क्या होगा, फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, 3 पायरुवेट रिएक्शन होगा, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, 2 इथेनॉल, 2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 ATP is ATP means energy is produced. Next lactic acid, लैक्टिक एसिड या फर्मेंटेशन, यहाँ देखो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड एंड फर्मेंटेशन, ये भी बच्चों वैसे ही है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, कम होगा, तो क्या होगा, फर्मेंटेशन होता है। यहाँ देखो कंप्लीट ब्रेकिंग डाउन ऑफ शुगर इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इन सम बैक्टीरिया, एग्जांपल योगर्ट, जो दही बनता है वो भी खट्टा होता है, ये क्या है, एल्कोहलिक टाइप का हो जाता है, खट्टा होता है। इन ह्यूमन इन ह्यूमन मसल्स ड्यूरिंग वैगरस एक्सरसाइज, अगर हम जब कभी एक्सरसाइज नहीं करते लेकिन एक ही दिन बहुत एक्सरसाइज कर लिए, बहुत दौड़ गए, तो क्या होगा, हमारे मसल्स वगैरह में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी से कंप्लीट रिएक्शन नहीं हो पाएगा हमारा ग्लूकोज का, तो क्या बनाएगा, पायरुवेट या यहाँ देखो लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। जब लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में होगा तो मसल स्क्रैम्प या दर्द हो जाएगा। अगर मान लो एक ही दिन आप पहाड़ चढ़ गए तो दूसरा दिन देखो आप चल नहीं पाओगे, और वो क्योंकि वहाँ एक्यूमुलेशन मीन्स स्टोरेज ऑफ क्या होगा, लैक्टिक एसिड, फिर 2-4 दिन रहेगा, धीरे 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 करके वो पेन खत्म हो जाएगा, और उसको बोलते हैं मसल स्क्रैम्प हो जाना। सो दिस इज अबाउट आवर रिस्पायरेटरी सिस्टम, दिस इज अबाउट रिस्पायरेटरी सिस्टम। बच्चों अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को भी बताइए।